नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। पिछले कई दिनों से बात चल रही थी कि जेई की प्रिपरेशन कैसे की जाए, जिसकी वजह से आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जहां पे ज्यादा फोकस किया जाए और कौन कौन से चैप्टर ऐसे जहां पे आप थोड़ा कम फोकस करो। फोकस नहीं करना है ऐसी कोई बात है ही नहीं, फोकस तो हमें सारे चैप्टर पे करना ही है, लेकिन थोड़ा कम करो तो चलेगा। कुछ कुछ बात यह भी है कि कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक बढ़िया है कि आप वहां पे अगर फोकस करो तो 90 to 95% चांस है कि वहां से क्वेश्चन निकल के आए। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पेपर एनालिसिस करके हम ये पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली यहां से ही क्वेश्चन ज्यादातर निकल के आ रहे हैं। तो पहले हम ये बात कर ले कि कौन कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करने चाहिए। हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो कि आपको करना ही करना है, वहां पे पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां से निकल के आए हैं। फिर दूसरा पार्ट, वहां पे फोकस थोड़ा कम करोगे तो चलेगा, वहां पे क्वेश्चन आए हैं लेकिन पार्ट 1 के कंपैरिजन में थोड़े कम आए हैं। और तीसरा पार्ट जहां कम से कम क्वेश्चन वहां से निकल के आए हैं। लेकिन हाँ, अगर आप 99 पॉइंट प्लस पीआर अगर आप कवर करना चाहते हो, 100 में से 100 पीआर कवर करना चाहते हो, तब तो आपको सारे चैप्टर अच्छे से अच्छे करने ही है। लेकिन वहां पे भी पहली प्रायोरिटी आप यही रखो तो बेहतर है। ठीक है, चलो तो देखते हैं पार्ट 1 में हमें कौन कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। भाई, यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर ऐसा है जिसपे बच्चे कम फोकस करते, मैं बोलता हूं वहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा निकल के आ रहे हैं, आपको वो चैप्टर तो पहले करना है, यूनिट एंड मेजरमेंट। और यूनिट एंड मेजरमेंट भी डायमेंशन एनालिसिस, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ये 3 टॉपिक तो आपको बढ़िया से बढ़िया कर ही लेने हैं। डायमेंशन एनालिसिस, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में तो पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डायमेंशन एनालिसिस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये चैप्टर में, और हाँ, एरर भी थोड़ा थोड़ा कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर आपको पूरा ढंग से करना है, वहां से क्वेश्चन काफी निकल के आ सकते हैं। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और डायमेंशन एनालिसिस, एमएलटी वाले कुछ कुछ क्वेश्चन आपने पीवाईक्यू में कहीं ना कहीं देखे होंगे, वो क्वेश्चन और थोड़ा बहुत एरर कर लो। ठीक है, चलो दूसरा फिर है मोशन इन 1D। चलो, मोशन इन 1D, यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन 1D भी आप अच्छे से कर लो। मोशन इन 1D में आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वहां पे भी आप ज्यादा फोकस कर सकते हो, वहां से भी क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। ये 2 टॉपिक उसमें काफी अच्छे, वो 2 टॉपिक तो आपको छोड़ने ही नहीं है, पूरा चैप्टर करना है। लेकिन ये 2 टॉपिक को कुछ ज्यादा प्रायोरिटी दो तो बेहतर है मेरे हिसाब से। मोशन अंडर ड्यू टू ग्रेविटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये 2 टॉपिक इसमें काफी बढ़िया है, क्वेश्चन निकल के आने के चांस वहां से सबसे ज्यादा है। इसके बाद आप मोशन इन 2D आपको करना है, लेकिन पहले प्रायोरिटी रखो मोशन इन 2D में भी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की। पिछले कई सालों से आप यार प्रोजेक्टाइल में इंक्लाइन प्लेन वाला प्रोजेक्टाइल वो काफी कुछ करते हैं, और क्वेश्चन कहां से निकल के आता है? क्वेश्चन निकल के आता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल से। तो बेहतर है कि आप पार्ट 1 में पहले प्रायोरिटी में ये रखो, मोशन इन 2D में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कर लो, बेहतर है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। हाँ, मोशन इन 2D पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि मोशन इन 2D भी करना जरूरी है, लेकिन वहां पे पहले पार्ट ट्रैक में आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कर लो तो आप अपने हिसाब से सिक्योर हो जाओगे। फिर आपको करना है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में भी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप दोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सबसे ज्यादा क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। आपको जहां पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्वेश्चन दिख जाए, पीवाईक्यू में दिख जाए, एनसीईआरटी में दिख जाए, एग्जाम्पलर में दिख जाए, जहां पे भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन दिख जाए वो आपको कर लेना है, रट लेना है। क्योंकि हो सकता है कि आप जो पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो वहां पे पीवाईक्यू ही रिपीट हो जाए, तो पहले आपको ये भी करना है। तो रोटेशन, ज्यादातर दिक्कतें रोटेशन में आती है बच्चों को,
लेकिन आपको रोटेशन पूरा ना करो तो कोई बात नहीं, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पहले पार्ट में आपको कर ही लेना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं फिर से बता रहा हूं, जितने जितने टॉपिक में यहां पे बता रहा हूं आपको ढंग से करने हैं। चलिए, तो रोटेशनल मोशन आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लो। हो सकता है कि 90 to 95% क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ही बन के आएंगे। कुछ कुछ केस में तो इतने इजी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप रोटेशन मोशन में रोलिंग कर लेते हो, वो पीछे वाला काफी पोर्शन कर लेते हो, फिर से वहां से तो क्वेश्चन आता नहीं है, आपने पूरा टाइम वहां पे दे दिया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन वहां से नहीं आया। आया कहां से? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढंग से करना है। चलो ठीक है, इसके बाद ग्रेविटेशन चैप्टर पूरा करना पड़ेगा। वहां पे क्वेश्चन ज्यादा निकल के आ रहे हैं, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ग्रेविटेशन चैप्टर को पूरा चैप्टर करना है। वहां से क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में कुछ ज्यादा ही निकल के आए हैं। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि ग्रेविटेशन चैप्टर में कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, तो आपको वो ग्रेविटेशन चैप्टर छोड़ना नहीं है। चलो, इसके बाद आप कर लो सॉलिड एंड फ्लूइड। कहाँ गया भाई? ये रहा। चलो, सॉलिड एंड फ्लूइड कर लो। फ्लूइड वाला पूरा चैप्टर करना पड़ेगा, क्वेश्चन वहां से भी निकल के आ सकते हैं। वहां पे आप ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हो बर्नौली इक्वेशन, फिर सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, जो पीछे वाला पोर्शन है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लो। बर्नौली भी करना है। बर्नौली इक्वेशन पे क्वेश्चन कहाँ से भी आपको मिल रहे हैं तो वो क्वेश्चन पीवाईक्यू में मिल रहे हैं तो देख लो, और पीछे वाला जो पोर्शन है सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, वहाँ पे भी आप फोकस कर लो। क्वेश्चन ये चैप्टर में से भी ज़्यादा निकल के आए हैं पिछले कुछ सालों में। कर लेना भाई, छोड़ना नहीं है। जितने जितने पार्ट 1 में बता रहा हूँ उतने चैप्टर कर लो, आपका स्कोर थोड़ा अच्छा तो हो ही जाएगा। जो आपने पिछले पेपर दिए हैं 11th 12th में, वहां पे आपका स्कोर जो हो रहा था वहां से तो अच्छा स्कोर यहाँ पे होगा ही होगा। चलो ठीक है, तो आपको सॉलिड एंड फ्लूइड भी करना है। फिर आपको करना है थर्मोडाइनेमिक्स और केटीजी। मेरे हिसाब से थर्मोडाइनेमिक्स और केटीजी, एक तो आप पहले ये सोचो कि अपने पास है टोटल 25 क्वेश्चन, चैप्टर भी 25 से ज़्यादा है। 11 12 के टोटल मिला लो तो 25 से तो ज़्यादा चैप्टर है। मतलब एक चैप्टर में से अगर एक भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो चैप्टर आपको करना है। और थर्मोडाइनेमिक्स और केटीजी में से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। हर पेपर का आप एनालिसिस करो तो वहां पे एवरी पेपर में थर्मोडाइनेमिक्स और केटीजी में से करीब करीब 2 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, दोनों चैप्टर को मिला के। एक तो थर्मोडाइनेमिक्स में पूरे चैप्टर में गैस की ही बात हो रही है, मतलब आप थर्मोडाइनेमिक्स पढ़ो तो केटीजी का थोड़ा बहुत पोर्शन तो आ ही जाता है। फिर बचता है केटीजी, छोटा सा चैप्टर है, थोड़े पीवाईक्यू कर लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लो। मैं तो कहता हूँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लो, वहां से भी बात बन जाएगी। तो केटीजी और केटीजी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर लो, थर्मोडाइनेमिक्स पीवाईक्यू कर लो। थर्मोडाइनेमिक्स में से एनसीईआरटी करोगे तो हो सकता है कि इतना बेहतर आपको चैप्टर में कॉन्फिडेंस ना आए, लेकिन पीवाईक्यू कर लो तो वहां से बढ़िया कॉन्फिडेंस आ जाएगा। थर्मोडाइनेमिक्स केटीजी करना है, छोड़ना नहीं है ये। चलिए, इसके बाद एसएचएम, इसमें अच्छा चैप्टर है। हर साल एक क्वेश्चन तो एसएचएम में से निकल के आ ही रहा है, छोड़ना नहीं है एसएचएम करना ही करना है। ठीक है, चलो, तो ये हो गए 11th के चैप्टर। पार्ट 1 में आपको जिसको प्रायोरिटी देना है वो 11th के चैप्टर यहाँ पे आ गए। अब थोड़े 12th के चैप्टर देख लो। चलिए, 12th के चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 और कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में से भी एक क्वेश्चन आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 और कैपेसिटेंस में से हो सकता है कुछ कुछ पेपर में 2 क्वेश्चन दिख जाए, कुछ कुछ पेपर में एक क्वेश्चन तो दिखेगा ही दिखेगा। आपको छोड़ना नहीं है ये दोनों चैप्टर। पीवाईक्यू कर लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर लो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जाम्पल कर लो, बात बन जाएगी। ठीक है, आप यार वो बुक में से आप क्वेश्चन कर रहे हो, पहले प्रायोरिटी दो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 21 से लेके 24 तक के पीवाईक्यू। आपके 25 क्वेश्चन में से हो सकता है 16 to 70 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएंगे, पक्की बात है ये। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 और कैपेसिटेंस।
2021 से लेके 2024 तक क्वेश्चन का जो लेवल है वो इतना नहीं रहा, थोड़ा गिर गया है। तो आपको कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करने हैं, आप बेसिक बातें क्लियर कर लो, वहां से भी बात बन जाएगी। चलो ठीक है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, वो तो पूरा कर ही लेना है। चलिए, वो तो आप PYQ करोगे, आपको पता चल जाएगा। हर टॉपिक में से हर साल क्वेश्चन निकल के आते ही है। कभी कभी टफ क्वेश्चन निकलते हैं, कभी कभी इजी क्वेश्चन निकलते हैं, लेकिन क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें पूरा करना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी छोड़ना नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी किरचॉफ लॉ अच्छे से कर लो, सर्किट अच्छे से सोल्व करना सीख लो, नेट रेजिस्टेंट सर्किट का निकालना है, अच्छे से करना सीख लो, पूरा चैप्टर करना है, ढंग से करना है। PYQ जितने हैं आप सोल्व कर लो, वहां से क्वेश्चन निकल के आएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा करना है। चलिए, इसके बाद EMI चैप्टर भी पूरा करना है। अच्छा चैप्टर है। पिछले कुछ सालों से मैंने ये देखा है, ये एसी करंट में से क्वेश्चन ज्यादा निकल रहे। एसी करंट बड़ा चैप्टर नहीं है, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जितना बड़ा है, ये उतना बड़ा तो है भी नहीं, छोटा चैप्टर है। सिर्फ आप RLC सर्किट, RC सर्किट, LC सर्किट, सिर्फ आर, सिर्फ एयर, सिर्फ C सर्किट कर लो, रेजोनेंस कर लो, ट्रांसफॉर्मर कर लो, क्वेश्चन आपकी बात बन जाएगी। अरे कुछ मुश्किल से यार 8, 9 या 10 टॉपिक है, कर लो अच्छे से। एसी करंट में से पिछले कुछ सालों से क्वेश्चन ज़्यादा निकल के आए हैं, एसी करंट करना है। चलिए, इसके बाद रे ऑप्टिक्स को तो आप जानते ही हो, बड़ा चैप्टर है, बड़ा पोर्शन है 12th का, और क्वेश्चन वहाँ पे निकल के आ रहे, कर लो। वो पोर्शन भी अच्छा है। वहाँ से करीब करीब हर चैप्टर में या तो हर पेपर में या तो 2 क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल मिल जाते, लेकिन एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, ये पक्का है। रे ऑप्टिक्स। और मैंने अपने ये लिस्ट में कुछ चलो, जैसे ये ड्यूल नेचर, पिछले कुछ साल के पेपर आप एनालिसिस कर लो, वहां पे ड्यूल नेचर में से भी क्वेश्चन निकल के आए हैं। आप सोचो, EMI बड़ा है या ड्यूल नेचर? तो आप बोलोगे यार EMI तो काफी बड़ा चैप्टर है, ड्यूल नेचर में तो कुछ है ही नहीं। मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ सालों में EMI में से जितने क्वेश्चन निकल के आए हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन ड्यूल नेचर में से निकल के आए हैं। देख लेना पेपर देख लेना, मेरी बात पे यकीन ना आए तो कुछ पेपर देख लेना। EMI में से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन पिछले कुछ सालों से ड्यूल नेचर में से निकल के आ रहे हैं। हो सकता है 1-2 पेपर में ना मिले, लेकिन आप पूरे 80, 90, 100 पेपर देखो, वहां पे एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ड्यूल नेचर में से क्वेश्चन ज्यादा निकल का है। चैप्टर छोड़ना नहीं है, कर लेना है। छोटा चैप्टर है लेकिन करना जरूर है। और लास्ट बात, सेमीकंडक्टर, काफी अच्छा चैप्टर, बड़ा चैप्टर, वहां से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। हो सकता है 2 मिल जाए, एक गेट वाला मिल जाए और एक सेमीकंडक्टर वाला PN जंक्शन जेनर डायोड वाला मिल जाए। जेनर डायोड वाला पोर्शन और गेट, ये दोनों टॉपिक अच्छे से करने हैं। ये हो गए हमारे प्रायोरिटी वाले चैप्टर कि जहां पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। हमने कुछ चैप्टर में किन किन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, ये भी बात हमने कर ली। तो आशा है कि इतने टॉपिक तो आप कर ही लोगे। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में कौन कौन से चैप्टर है जिससे क्वेश्चन तो निकल के आ रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। जो कि हमने पार्ट 1 में बात की, इतने ज़्यादा क्वेश्चन पार्ट 2 में से नहीं आ रहे। तो प्रायोरिटी लिस्ट में आप ये पार्ट 1 वाले चैप्टर आगे रखो। पार्ट 2 वाले चैप्टर की बात करते हैं, वहां से कौन कौन से चैप्टर अच्छे हैं। चलो देखो, यहाँ पे हमने पार्ट 1 में मोशन इन 1D में सिर्फ प्रोजेक्टाइल की बात की थी। कुछ बच्चे कॉन्फिडेंस अभी काफ़ी डाउन है। अभी यहाँ से गिन लो तो 60 डेज बचे हमारे पास। तो हो सकता है कि आपका थिंकिंग लेवल यही चल रहा हो कि सिर्फ कुछ अच्छे चैप्टर है, वहाँ पे फोकस किया जाए तो भी हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए। तो हमने ये बात कर ली कि भाई आप कितने चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करो तो बात बन जाएगी। ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ से आगे कुछ बच्चे से जिसको ये पार्ट 1 तो थोड़े दिन में हो जाएगा, कैसे प्रिपरेशन करनी है ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल तो ये बात चल रही है कि कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया जाए। तो थोड़े एवरेज बच्चे हैं वो पार्ट 1 तो कर लो, पार्ट 2 की बात दूर रही, लेकिन पार्ट 1 तो उसको करना ही है।
अब एवरेज से थोड़ा ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं जिसको पार्ट 1 के साथ पार्ट 2 भी करना है, लेकिन पार्ट 2 में कौन कौन से चैप्टर रखे जाए तो वहां पे कुछ अच्छा स्कोर कर पाए। तो पार्ट 2 की बात करते हैं। देखो यहाँ पे देखो, पार्ट 2 में आपको मोशन इन 2D करना है। मोशन इन 2D की पहले बात कर ली कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कर लो। अब पार्ट 2 में जो मोशन इन 2D रखा है वहां पे आप दूसरे टाइप के क्वेश्चन कर लो। कहां से करेंगे? मैं बोल रहा हूं यार, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लो, काफी अच्छे क्वेश्चन वहां पे दिए हैं। पार्ट 2 में मोशन इन 1D एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जाम्पल के क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर लो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जाम्पल कर लो और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर लो, फिर पीवाईक्यू कर लो। हो सकता है बात बन जाए वहां पे। तो आपको यहां पे करना है मोशन इन 2D में एनसीईआरटी सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है, फिर एग्जाम्पलर, फिर पीवाईक्यू। ठीक है। कुछ कुछ साल तो ऐसा हुआ है जैसे 2022 और 2023 में, कुछ 2024 में कुछ कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट एनसीईआरटी में से उठा के यहां पे पूछ लिए डायरेक्ट। अरे कुछ कुछ क्वेश्चन में तो पूरे डेटा भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ एक दो डेटा चेंज किया है, बाकी इतना डेटा भी चेंज नहीं करते। हो सकता है नसीब अच्छे है आपके, आपको वही क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, चलो अब आ रही है बात एनएलएम की। फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एनएलएम आप रखो दूसरे ट्रैक में, अच्छा रहेगा। वैसे चैप्टर इजी है, पहले ट्रैक में रखो, पहले पार्ट में रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे ट्रैक में रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ पेपर में ऐसा हुआ है कि एनएलएम के क्वेश्चन इतने नहीं दिखे, तो मैंने इसे पार्ट 2 में रखा है। ठीक है, तो आप इसको दूसरे ट्रैक में रखो। जितने जितने केस आपको स्कूल में या इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाए हैं वो आप केसेस कर लो, बात बन जाएगी। ठीक है। वर्क एनर्जी पावर एनसीईआरटी ही सिर्फ कर लो, एनसीईआरटी। यहां पे एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। वर्क एनर्जी थियरम सबसे अच्छा टॉपिक है यहां पे। वर्क एनर्जी थियरम, वो टॉपिक के क्वेश्चन कहीं पे भी दिख जाए आपको कर लेने हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर पीवाईक्यू। चलिए ठीक है। सेंटर ऑफ मास दूसरे ट्रैक में रखेंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एनसीईआरटी करनी है। मैंने देखा है पिछले कुछ कुछ पेपर में एनसीईआरटी में से ही ज्यादा क्वेश्चन निकल का है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पूरा चैप्टर करना है। ईएम वेव हर 3 पेपर में से 2 पेपर में तो इसके क्वेश्चन दिखे ही दिखे हैं। अच्छा चैप्टर है, छोटा है लेकिन अच्छा है। जैसे ड्यूल नेचर को हमने पार्ट 1 में रखा था, वैसे ही ईएम वेव को हम रख रहे हैं पार्ट 2 में। करना है, ईएम वेव भी छोड़ना नहीं है, इसमें से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। मैंने बताया हर 3 पेपर उठा लो तो उसमें 2 पेपर में तो ईएम वेव के क्वेश्चन दिखे हैं। हो सकता है आपके नसीब में भी आ जाए। फिर आपको करना है न्यूक्लियाई, ये भी बढ़िया चैप्टर है, इसका भी बिल्कुल ईएम वेव जैसे ही है। अब आप सोचो कि इसमें यार कुछ कुछ चैप्टर जैसे मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म काफी बड़ा है। अगर रेशियो वाइज देखा जाए तो मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में से जितने क्वेश्चन आने के चांसेस, उतने ही क्वेश्चन आने के चांस ईएम वेव में, उतने ही क्वेश्चन आने के चांस न्यूक्लियाई में। ईएम वेव पहले कर लो। हमें यहां पे ये किसी को नहीं दिखाना है कि हमें फिजिक्स कितना आ रहा है, हमें सिर्फ स्कोर करना है। स्कोर छोटे चैप्टर में से हो या बड़े चैप्टर में से, एवरी क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स दे जाएंगे। अब वो क्वेश्चन मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म का हो तो भी कोई बात नहीं, ईएम वेव का हो तो भी कोई बात नहीं, हमें उससे कुछ मतलब है ही नहीं। हमें मतलब है अपने क्वेश्चन से, अपने मार्क से, अपने पीआर से। अरे हाँ या ना? तो आपको ईएम वेव जितनी शिद्दत से आप मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म करो, उतनी ही शिद्दत से ईएम वेव न्यूक्लियाई भी करना है। ये रहे हमारे पार्ट 2 के चैप्टर, जहां पे आप थोड़ा कम फोकस करोगे तो चलेगा, लेकिन करना है। अब पार्ट 3 की बात, जहां से काफी कम क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए, फ्रिक्शन 4 पेपर उठा लो तो उसमें से मुश्किल 1 या 2 पेपर में ही फ्रिक्शन के क्वेश्चन दिखेंगे, उससे ज्यादा नहीं दिखेंगे। सर्कुलर मोशन, इसकी भी बात वैसी है। वेव मोशन 11th का वेव मोशन, वहां पे भी ऐसा ही है। टफ चैप्टर है, छोड़ दो। मैं तो कहता हूं एवरेज बच्चा है, इसे छोड़ दे रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है कि
अगर फिजिक्स की एग्जाम में 100 में से आप 60-65 प्लस स्कोर कर रहे हो तो वेव मोशन कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका स्कोर 50 से डाउन रह रहा है, बिलो 50 रह रहा है, तो आप वेव को छोड़ दो। मैं तो कहता हूं छोड़ दो यार, बड़ा चैप्टर है, टाइम खा जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा उसका भी कोई पता नहीं है, छोड़ दो इसे। चलो हाँ, 65 प्लस आप स्कोर कर रहे हो तो वेव मोशन कर लो। वहां पे भी आप स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन, ऑर्गन पाइप वाले क्वेश्चन कर लो, बात बन जाएगी। पीछे वाला पोर्शन ऑर्गन पाइप्स आप स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन कर लो, हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज बच्चा छोड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 70 प्लस स्कोर आपका हो रहा है तो आप कर लो। 65 70 प्लस ये दोनों सेम ही बात है। वेव ऑप्टिक्स वहां पे भी इतने क्वेश्चन नहीं आ रहे जितने रे में से आ रहे। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगे कि सर मुझे वेव ऑप्टिक्स करना है तो YDAC कर लो। YDAC में से क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा है, YDAC को ही करना है इसमें। और एटम, ये हो गया हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के चैप्टर। ये चैप्टर को मैंने कुछ ऐसे डिवाइड किया है कि आप प्रायोरिटी लिस्ट में पार्ट 1 रखो, उसके बाद पार्ट 2 रखो, उसके बाद पार्ट 3 लिखो। अगर आपको कौन कौन से टॉपिक, तो जितनी जितनी बातें मैंने बोली आप वीडियो फिर से देख के इंटू 2 करके देख के जो जो टॉपिक मैंने आपको बताए वो टॉपिक आप लिख लो। वही टॉपिक पे ज्यादा फोकस करो, बात बनेगी ही बनेगी, पक्की बात है। चलो ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहां से एग्जैक्टली गिन लो तो एवरेज हमारे पास 60 डेज है। अब तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सिलेबस तो आप जहां पे भी पढ़ रहे हो वहां पे सिलेबस तो खत्म हो ही गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो भी 1 वीक में तो खत्म हो ही जाएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि सिलेबस आपका खत्म हो गया है। तो अब सिलेबस खत्म हो गया है तो आपके पास रीडिंग आवर्स कुछ ज्यादा ही है। अगर आप स्कूल पे जा रहे हो, इंस्टीट्यूट पे जा रहे हो, तो हो सकता है कि वहां पे रीडिंग आवर्स आपको वहां पढ़ने में टाइम चला जाए, सिलेबस अभी बाकी है तो वहां पे टाइम आपको कुछ कम मिले। लेकिन अगर आपका सिलेबस खत्म हो गए अब तो आपके पास टाइम ही टाइम है। तो मैं ये मान के चलूं कि आपके पास डेली 14 आवर्स मिल रहे हैं। अरे हाँ या ना, इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो नहीं चलेगा भाई, आपका स्कोर इतना नहीं हो पाएगा। आपको दिन के 14 घंटे तो आपको पढ़ना ही है, 14 आवर्स तो आपको पढ़ना ही है। अब उसमें आपको फिजिक्स को कुछ ज्यादा ही टाइम इसलिए देना है कि आप 3 सब्जेक्ट की बात करो तो उसमें टफ सब्जेक्ट फिजिक्स है, लेकिन क्वेश्चन वहां पे इजी आ रहे हैं। हर साल फिजिक्स का मेरिट ही सबसे अप होगा। मैथ्स में आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, वहां पे आप कुछ लिमिट के बाद तो आप वहां पे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि पेपर ऐसे निकल रहे हैं। मैथ्स का पेपर काफ़ी टफ निकल रहा है, वहाँ पे कट ऑफ भी काफ़ी डाउन है, लेकिन फिजिक्स का कट ऑफ काफ़ी अप है। तो वहाँ पे आप थोड़ा अच्छा फोकस कर लो तो स्कोर काफ़ी बेहतर हो जाएगा आपका। मैं ये नहीं कह रहा कि मैथ्स आपको नहीं करना है, करना ही है, लेकिन पहले प्रायोरिटी इसे दो। क्वेश्चन इतने टफ नहीं आ रहे पिछले कुछ सालों में, काफ़ी इजी आ रहे हैं, तो पहले प्रायोरिटी आप फिजिक्स को दो। तो आपको दिन के अगर 14 आवर्स मिल रहे हैं तो आप फिजिक्स को 6 घंटे दे दो, केमिस्ट्री को 5 दे दो या 4 दे दो, बाकी बचे मैथ्स को दे दो, लेकिन फिजिक्स को इतना टाइम दे दो। आप ये तो मानते हो कि 1 घंटे में, हाँ, ये अगर आपको 6 आवर्स डेली मिल रहे हैं फिजिक्स के, डेली 6 आवर्स मिल रहे हैं, तो उसमें 1 आवर्स आप थियरी पढ़ने में लगा दो। जो चैप्टर आपने डिसाइड किया है कि आज मुझे ये चैप्टर करना है, वो चैप्टर की थियरी पढ़ने में मान लो हमें 1 घंटा चला गया, आपको वहां पे पूरी थियोरी नहीं पढ़नी है, आप थोड़े फॉर्मूला देख लो, काम हो जाएगा। कुछ कुछ थियरिकल क्वेश्चन है जो पिछले कुछ पेपर में निकाले हैं, अगर आपको वो क्वेश्चन चाहिए तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि वो क्वेश्चन की PDF आप वहां पे मिल जाएगी। थियरिकल क्वेश्चन है, वो थियरिकल क्वेश्चन आप अच्छे से देख लो, तो थियरिकल क्वेश्चन की बात तो वहां से बन जाएगी, आपको काफी वहां पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी। जेई में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, वो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप ले लेना। लेकिन हमें ये 1 आवर्स में हमें कुछ कुछ थियरी पढ़नी है, लेकिन फॉर्मूला सारे रट लेने हैं कि ये अगर बात पूछी जाए तो ऐसे सोल्व करना है। मान लो 1 घंटा वहां पे चला गया, फिर भी दिन के 5 घंटे आपको मिलेंगे। अरे हाँ या ना,
अब आप ये तो मानते हो कि 1 घंटे में आप 20 से 22 क्वेश्चन तो अच्छे से कर सकते हो। अरे इतना तो होना ही चाहिए, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो तो 20 से 22 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। इससे ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं 20 से 22 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। अगर कोई एवरेज बच्चा है तो वो भी ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन तो कर लेगा आराम से। 20 से 22 क्वेश्चन मान लो आप कर सकते हो, तो अगर डेली के आप 5 घंटे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, 1 घंटा आप थियरी पढ़ रहे हो, तो 5 घंटे में ये क्वेश्चन मिनिमम 100 से 110 क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। अब ये कोई आपको नहीं बता रहा है कि आप कंटिन्यू 5 घंटा ऐसे ही बैठे रहो। 2-3 घंटे पढ़ लो, फिर केमिस्ट्री कर लो, फिर मैथ्स कर लो, वापस फिजिक्स कर लो, लेकिन जब आप फिजिक्स करने बैठते हो तो 1 आवर्स में 20 to 22 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। स्टॉप वॉच लेके बैठो। मैं बता रहा हूं, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, 200 प्लस का स्कोर करना है, 240 250 तक जाना है, तो इतने क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। हर 1 घंटे में आपको स्टॉप वॉच लेके बैठना है कि इतने क्वेश्चन हुए नहीं हुए। सोते वक्त खुद का एनालिसिस करो कि आज इतना टाइम था, इतने क्वेश्चन करने थे, मेरे से कितने हुए, नहीं हुए तो अपने आप को सुधारो, थोड़ा पढ़ने में टाइम लगा दो। हो सकता है कि आप इतनी मेहनत कर लो और आपका रिजल्ट इतना अच्छा ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो काम करना था, मेहनत करनी थी, आपको उसकी हैबिट डालनी थी, वो हैबिट तो आपको हो ही गई है। अब आप चाहे आगे जो भी फील्ड में चले जाओ, आप सक्सेसफुल तो हो ही जाओ, कहीं ना कहीं अपना रास्ता तो कर ही लोगे। तो यहां पे मैं ये मानता हूं कि रिजल्ट मैटर करता है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आपने इसमें जी जान लगा दी, फिर भी आपका स्कोर इतना अच्छा नहीं हो पाया, तो भी मेरे दोस्त डरना नहीं है। आपने जो मेहनत की वही हैबिट आपके लिए आगे जीवन में काम आएगी। तो अगर आप 1 घंटे में आप 20 से 22 क्वेश्चन कर लो, तो 5 घंटे में मैं मान रहा हूं कि आप एक दिन के 100 to 110 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लोगे। ऐसे हमारे पास 60 डेज है, तो यहां से 6000 क्वेश्चन से लेके 6600 क्वेश्चन आप कर पाओगे। अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए तो 100 में से 100 पीआर तो आपके हो ही जाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 में से 100 पीआर आप कर ही लोगे, क्योंकि इतना पेपर का लेवल आ ही नहीं रहा है। चलो, अब ये क्वेश्चन की प्रायोरिटी क्या रखनी है, कहां से ये क्वेश्चन करने चाहिए। पहले दोस्त आप कर लो एनसीईआरटी। आप जो चैप्टर आप अटेम्प्ट कर रहे हो वहां पे पहले आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पल आप अच्छे से कर लो, वहां पे पीछे समरी दी है वो भी आप अच्छे से पढ़ लो। दूसरी प्रायोरिटी देनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को। मैंने देखा है यार, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन डिटो टू डिटो पीवाईक्यू में मिल रहे हैं, यानी कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। जो छोटे लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है वो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के करने ही करने हैं। मान लो पूरा नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 60 to 65%, 70% तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। एग्जाम्पलर कर लेने हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन, 2021 से लेके 2024 तक के पीवाईक्यू कर लो, काम हो जाएगा। जी जान लगा दो ये क्वेश्चन करने में, एक भी दिन एक भी घंटा नहीं छूटना चाहिए। और इतनी मेहनत करने के बाद आपके 100 में से 100 पीआर तो हो ही जाएंगे। अगर मान लो कि आपने जी जान लगा दी, आपने डेली 14 आवर्स तक रीडिंग किया है, आपने 6 आवर फिजिक्स को दे भी दिए, आप इतने क्वेश्चन कर भी लिए, 60 डेज तक आपने ये कर भी लिया, फिर भी मान लो आपका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, तो मेरे दोस्त डिमोटिवेट नहीं होना है, तूने अपना काम कर लिया है। क्योंकि हम यहां पे रिजल्ट के लिए तो पढ़ते ही नहीं है। पहली बात यह आपने माइंड में से निकाल दो। रिजल्ट 100% मैटर करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मैटर करता है आपकी मेहनत करने की हैबिट। मैं ये नहीं कह रहा कि रिजल्ट नहीं लेना है, रिजल्ट तो भाई हमें लेना ही है, लेकिन उससे ज्यादा मैटर कर रहा है कि आप दिन में इतने घंटे मेहनत करने की आप में हैबिट आ रही है। अगर रिजल्ट आए ना आए,
जीवन में सफल हो जाएगा तू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लो और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे ऐसे ही वीडियो में हम मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।